नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज बात करेंगे हम मौर्य वंश की। मौर्य वंश की स्थापना किसने की, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया, मौर्य वंश के पहले कौन सा वंश था, इन सब के बारे में हम विशेष बातें करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं घनानंद से। मौर्य वंश के पहले नंद वंश का शासन हुआ करता था मगध पर, और उस समय वहाँ की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र का जो पाटलिपुत्र है उस समय व्यापारिक केंद्र का प्रमुख स्थान था। इस कारण से जितने भी मार्ग थे वहीं से जाकर गुजरते थे। इस कारण से पाटलिपुत्र अपने वैभव के कारण बहुत ही प्रसिद्ध थी, जिसके कारण से जितने भी राजा हुआ करते थे हमेशा पाटलिपुत्र पर, मगध पर शासन करने चाहते थे। उसी संबंध में यूनान शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, और भारत पर आक्रमण करने पर वो, जैसे कि वहां पर सिंधु नदी के पास में पंचनद क्षेत्र है, पंजाब के इलाके, वहां तक उन्होंने शासन करके वहां तक उन्होंने पूरा राज्य को जीत लिया था। और राज्य को जीतने के बाद जब उनकी किसी कारणवश सेना में महामारी फैल गई, तो महामारी फैलने के बाद वो वापस अपने देश चले गए। उसके बाद सभी विद्वानों ने सोचा कि आज तो वापस चला गया, लेकिन कभी न कभी जरूर वापस लौट कर आएगा और उस समय भारत पर अधिकार जरूर कर लेगा। इतना विश्व विजेता यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का एक सेनापति हुआ करता था। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर वहां का शासक सेनापति बना, और सेल्यूकस निकेटर के संबंध में वहां पर युद्ध होने वाला था। उस समय चाणक्य ने अपनी विवेक बुद्धि के कारण कहा, जब वो नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसे ही मीटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने प्रस्ताव किया कि अगर हम नंद वंश के शासक घनानंद से बात करें कि अपने यहां पर सिकंदर आक्रमण करने वाला है, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर यहां पर आक्रमण करने वाला है, तो शायद बात बन सकती है। क्योंकि उस समय वहां का जो प्रमुख शासक है घनानंद है, और घनानंद के बिना हम कुछ भी नहीं है। हमारा प्रस्ताव तो यही है कि भारत को एकीकरण करके एकता के सूत्र में बांधकर संपूर्ण भारत का अखंड भारत बना दिया जाए, संपूर्ण भारत एक कर दिया जाए, तो विदेशी शत्रु जितने भी हैं आक्रमण करेंगे सब पराजित हो जाएंगे। तो ऐसा प्रस्ताव लेकर जब चाणक्य घनानंद के पास गया, तो घनानंद ने उन्हें अपमानित किया बड़ी सभा में, और जिसके कारण से घनानंद, यही अपमानित कारण घनानंद का उसका विनाश करने वाला था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इस अपमान भरी सभा में जब उसका अपमान हुआ, तो उसने एक प्रतिज्ञा ले ली कि अब तो इस घनानंद का तो अंत करना ही है, साथ ही संपूर्ण भारत को अखंड भारत बनाना है। इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए जब वो वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने एक जंगल में देखा एक छोटा सा बालक, धनुर्विद्या में इतना प्रवीण, उसने लगा कि यह शिकारी तो नहीं है, यह किसी न किसी राजवंश से संबंधित है। तो वह अब उसे अपने साथ तक्षशिला ले गया, वहां पर उसकी विद्या अर्चना की, उसे धनुर्विद्या सब ज्ञान कराया, और उसके बाद घनानंद पर आक्रमण कर दिया। तो 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को मारकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना। मौर्य वंश की स्थापना के बाद संपूर्ण भारत, छोटे मोटे सब राज्यों को जीतकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य में मिलाना स्टार्ट कर दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। संपूर्ण भारत पर मौर्य वंश की स्थापना हो गई। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने जब भारत पर आक्रमण किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे बुरी तरह से पराजित कर दिया। सेल्यूकस निकेटर भी एक बार तो यह सोचने लगा कि एक 25 वर्ष के बालक चंद्रगुप्त मौर्य ने मुझे कैसे पराजित कर दिया, मैं महान विश्व विजेता सिकंदर का सेनापति हूं, मुझे कैसे पराजित कर दिया। तो ऐसे महान वीर से हमें संधि करना ही उचित लगता है, तो हम संधि कर लेते हैं उसके साथ में। तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में एक संधि कर ली, और संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री के साथ में, हेलेना के साथ में कर दिया। दोस्तों आपको पता है भारत में सबसे पहले साड़ी पहनने का रिवाज हेलेना के द्वारा ही किया गया था।
और चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का विवाह पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के इस विवाह में सेल्यूकस निकेटर ने 4 राज्य उसे दहेज के रूप में दिए। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उपहार के रूप में सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार के रूप में दिए। जब सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि मुझे 500 हाथी उपहार के रूप में दिए जा रहे हैं, इन हाथियों का करूंगा क्या, तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में हाथियों के महत्व को बताया कि अगर मान लो एक ही हाथी 100 सैनिकों के बराबर है। तभी समझ में आया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस विशाल हाथी सेना के बदले सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया है। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था। उसका पुत्र बिंदुसार अगला शासक बनने वाला था। उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लगातार 12 वर्ष तक भयंकर अकाल पड़ा। इतना भयंकर अकाल पड़ा कि सब जनता पीड़ित। बहुत प्रयास किया चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके दुख दर्द दूर करने का, जनता की भलाई करने के लिए बहुत सारे जलाशयों का निर्माण किया गया। सुदर्शन झील का उस समय निर्माण हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने उस सुदर्शन झील का निर्माण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब अर्थशास्त्र लिखी जा रही थी, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में लगातार 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था और इस अकाल का कारण था, जैन मुनि भद्रबाहु ने इस अकाल का कारण बताया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किए गए पाप। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है। तो उन्होंने क्या उपाय बताया इसका कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा उपाय बताया कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को ग्रहण कर लेता है, जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है और जैन धर्म को स्वीकार करके संलेखना या संतारा विधि से अपने प्राणों को त्याग देता है, तो इस अकाल से मुक्ति दिलाई जा सकती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु की सहायता से श्रवण बेलगोला कर्नाटक जाकर वहां पर उन्होंने संलेखना एवं संतारा विधि से प्राणों को त्याग दिया। ये संलेखना एवं संतारा विधि क्या है, तो दोस्तों याद रखना है, जैन ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर बिना जल अन्न ग्रहण करके अपने प्राणों को त्याग देता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। उसे संलेखना एवं संतारा विधि कहते हैं। तो इस प्रकार से अगला शासक बिंदुसार आता है और बिंदुसार के बारे में जानने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहां पर एक बार वो कहना चाहूंगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को इतिहास में एंट्रियोकोटस के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।